नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार का 108 फीट शेरावाली आश्रम एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजेश और उनकी पत्नी ओमवती ने महामंडलेश्वर सतीगिरी पर जाति सूचक गालियां देने और धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। दंपति का दावा है कि हम ST/SC हैं, इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। राजेश का कहना है कि आश्रम को टुकड़ों में बांटकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है और धार्मिक स्थल को खुलेआम व्यापारीकरण में बदल दिया गया है। वहीं आरोप यह भी है कि होटल और प्लॉटिंग की तैयारी तेज है। सबसे बड़ा आरोप हाईवे वाली जमीन पर दंपति के मुताबिक है कि हाईवे की तरफ जो जमीन हमारी पुश्तैनी थी उसी को महामंडलेश्वर दूसरों को बेच रही है। परिवार का कहना है कि हमें हटाने, दबाने और कब्जा वैध दिखाने की कोशिश हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि इसके जांच हो, जवाबदेही तय हो और आश्रम का व्यापारीकरण रोका जाए। एक खसरा नंबर 92 का चपता, ये पूरी जमीन थी 14.5 बीघे और कुछ बिस्से थी जी। और इसने 4 बीघे आश्रम की जमीन ली थी हमारे पिताजी से पता, और आश्रम की 4 बीघे की रजिस्ट्री इसके पास है। और जी या फिर अब मतलब हमने जिस टाइम दौरान हमारे पिताजी ने आश्रम में जमीन दी होगी, यानी कि मेरे ससुर जी ने, तो 4 बीघे की रजिस्ट्री करी थी इसको। तो जी फिर 4 बीघे की रजिस्ट्री कर दी, तो किसी पुरानी आदमी को, किसी को मतलब जो शुरू में रजिस्ट्री करी होगी, तो 4 बीघे की करी थी। उसने आदमी ने ये बोला कि आगे रोक लो तुम अपनी जमीन, पीछे थोड़ा हटकर दो मेरे को जमीन। तो जी मेरे ससुर ने ये हाईवे पर अपनी जमीन रोक कर 4 बीघे की रजिस्ट्री कर दी थी। तो जी अब ये हुआ कि ये मेहनतानी मतलब सतगिरी, इसने हमें कहा कि बच्चा ये आश्रम के आगे की जमीन भी मैं ही लूंगी। हमने कहा माता जी चलो आप लोगे तो और अच्छी बात है, हम किसी और को क्यों देंगे, जब आप ले रहे हो तो हमें और खुशी की बात है, हम तुम्हें देंगे। तो जी इसने कहा कि उसमें प्रयागराज में कुंभ भर रहा है और वहां से पैसा लाऊंगी बच्चों, तब मैं तुम्हें पैसा दूंगी। और तब हम आश्रम में आए तो इसने हमें कहा कि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ और मेरा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे कैसे पैसे, मैं तो नहीं ले रही हूँ जमीन। इसने ऐसा हमें धमकाया, डराया। इसकी माता की जो है जमीन इसमें नहीं गई है फोल्ड लाइन में, और इन्हें धोखाधड़ी से 18 लाख रुपए, ये भी हमारी जमीन है, इसमें इसका मौजा ये धोखाधड़ी से मौजा भी खा गई है। 18 लाख रुपए जो हमारी जमीन थी, ये भी इस पर हमने लिया है, उसमें भी जांच की जाए, जो कहीं मतलब इस पे भी जांच की जाए और इस पर कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सख्त सबकी, वो जो पिछले इसके वो है सब राज खुल के सामने आएंगे आप लोगों के। और इसने हम SC लोग हैं, इसकी परमिशन भी हमारे पिताजी से परमिशन नहीं ली गई थी इसकी ना, इसका जो दाखिल खारिज भी है वो भी कई साल बाद में इन्हें धोखाधड़ी से कराई है। और हम SC लोग हैं और हमें डराया जाता, धमकाया जाता और चमार कहते हैं हमको कि चमार के तुम क्या कर लोगे, हम चमार है तो हम गरीब है तो इसका मतलब हम दवा थोड़ा ही लेंगे। और उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा कई मुश्किलों के बीच हुई है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और दूसरी तरफ कई जगहों पर आपदा की स्थिति बनी रही, जिसकी वजह से यात्रा करीब 3 महीने रुकी गई। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और इस बार यात्रा में 51 लाख लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुश्किल हालात में भी सभी यात्री सुरक्षित लौटे। उन्होंने यात्रा को सफल बनाने में मदद करने वाले तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज, धार्मिक संस्थाओं, पुलिस प्रशासन, SDRF और घोड़ा खच्चर चलाने वालों का धन्यवाद किया। तो वहीं CM ने बताया कि सरकार अब शीतकालीन यात्रा की तैयारी कर रही है और आने वाले समय में चारधाम यात्रा को और ज़्यादा सुरक्षित और सुचारू बनाने पर काम किया जाएगा। देखिए इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी
यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को भी ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। आंदोलनकारी दिवाकर राव भट्ट का निधन हो गया है। जहां हरिद्वार के तरोड़ हिमालय स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। उन्होंने हरिद्वार के तरोड़ हिमालय स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। दिवाकर भट्ट लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती रही है। कई संगठनों और नेताओं ने दिवाकर राव भट्ट के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य आंदोलन का यह स्तंभ हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक बृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज छठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हो या हमारे PWD हो या NH हो, सभी नगर निगम, जिला पंचायत सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे HRD की उपाध्यक्ष मैडम है उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था। आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में गेट बना है उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत छुटमलपुर और चिड़ियापुर में भी जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। बद्रीनाथ शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान से बंद हुई। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट आज का दिन एक खास महत्व रखता है, क्योंकि बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकालीन प्रवास के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की इस धार्मिक प्रक्रिया में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। हरिद्वार अब न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि जल्द ही ये जिला अपनी साफ सफाई व्यवस्था के लिए भी एक मॉडल के रूप में पहचान बनने जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक पर जिले के साफ सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर सफाई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि धर्मनगरी को स्वच्छता के मामले में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कमर कस ली है। प्रशासन ने माना है कि यह लक्ष्य अकेले सरकारी मशीनरी से हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए सामाजिक संस्थाओं को जोड़ना होगा। अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक बृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज छठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हो या हमारे PWD हो या NH हो, सभी नगर निगम, जिला पंचायत सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे HRD की उपाध्यक्ष मैडम है उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था।
आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में गेट बना है उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत छुटमलपुर और चिड़ियापुर में भी जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। यह स्थापना दिवस कोई आम स्थापना दिवस नहीं था, बल्कि यह उत्तराखंड के 25 वर्षों की यात्रा का प्रतीक था। 2 दशकों से अधिक की उत्तराखंड की यह यात्रा कैसी रही, हमारे रिपोर्ट में देखिए। 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस पर बात करते हुए बीजेपी नेता हेमराज बिष्ट ने कहा कि हमारा पूरा प्रदेश उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती मना रहा है, जो कि एक हर्ष का विषय है। हालांकि विकास होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। इन 25 सालों में हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने विधानसभा विशेष सत्र में मूल निवास पर उठे सवाल को लेकर कहा कि इस तरीके के बयान प्रदेश में नहीं होने चाहिए, जो कि गलत है। हमारे देश का संविधान एक ही है। हमारी सरकार लगातार प्रदेश के विकास को लेकर अच्छी पहल कर रही है। किसी बच्चे को पैदा होने से लेकर जवान होने में भी बहुत समय लगता है, तो वैसे ही उत्तराखंड जब स्थापना हुई थी और आज हम 25वीं हमने रजत जयंती मनाई है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जब 25 साल पहले हम अगर जाते हैं तो जो प्रदेश में ढांचा था वो उतना डेवलप नहीं था। आज आप देखिए 25 साल के अंदर हमारे पास अच्छे हाईवेज हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी पेयजल योजनाएं हैं, अच्छे शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं और अच्छे खेल मैदान हैं, अच्छे हॉस्पिटल भी हैं। अब थोड़ा सा कमी पेशी किसी चीज़ में रहती है और उसमें उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके विभागीय मंत्री भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके सहयोगी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा प्रयास कर रही है और आने वाले समय में और अच्छा होगा, यह आशा करते हैं। इस विषय पर बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि इन 25 सालों में सबसे पहले हमारे प्रदेश ने क्या खोया, क्या पाया, इस विषय पर बात होनी चाहिए। इन 25 सालों में बीजेपी के पास प्रदेश की एक भी उपलब्धि नहीं है जिसको वे जनता को बता सके। प्रदेश में जितना भी विकास हुआ है वे कांग्रेस के कार्यकाल का विकास है, चाहे इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की बात करें या हरीश रावत की। बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है, वे केवल कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलना चाहती है। वहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों पर सवाल खड़े करते हुए यूकेडी के केंद्रीय सचिव दीपक रावत ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के 25 सालों का बखान कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा इस समय युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। साथ ही डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। आज तमाम उपनल कर्मचारी सड़कों पर भटक रहे हैं। सरकार के विधायक विधानसभा सदन के अंदर पहाड़ मैदान की बात कर रहे हैं, जो कि प्रदेश को विभाजित करने की मंशा है। छात्र सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है। आप लगातार स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है और हम एक तरफ दूसरी तरफ सरकार बखान कर रही है कि 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ किया। मैं आपने पूछना चाहता हूँ के माध्यम से, परिसंपत्तियों का बंटवारा 25 वर्षों के बाद आज तक क्यों नहीं हो पाया? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम करेंगे। आज तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है इस प्रदेश में। परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि उपनल कर्मियों की समस्या का निदान क्यों नहीं कर पा रही है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है कि आपको नियुक्तियां देनी पड़ेंगी। वहीं बेरोजगार संघ अपनी नई नियुक्तियों की मांग कर रहा है, उसकी समस्या का समाधान सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? तो कहीं ना कहीं पर यक्ष प्रश्न है कि आप स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। अगर मैं 25 सालों की बात करूं तो इस 25 सालों पे सबसे पहले तो कई बार कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं और आगे कहाँ जाएंगे। देखिए, इन 25 सालों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे वो गिनाकर जो है जनता से अपने लिए सपोर्ट मांग सके। आप देखिए, विकास पुरुष जिन्हें कहते हैं एनडी तिवारी जी हमारे, उनके
के कार्यकाल में और उसके बाद कांग्रेस का जो हरीश रावत जी और विजय बहुगुणा जी का जो कार्यकाल रहा है, जो भी विकास आपको इस प्रदेश में देखने को मिला, चाहे सिर्फ पुल की मैं बात कर लूं, पिटकुल की मैं बात कर लूं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज से लेकर के अस्पतालों की बात कर लूं, सड़कों की बात करूं या छोटे छोटे कस्बों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक की पहुंचाने की बात करूं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वो नाम बदलना जानते हैं। उत्तराखंड के 25 सालों पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने भी नेताओं पर तीखे बयान देते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में केवल नेताओं का विकास हुआ है। उत्तराखंड में केवल नेताओं, अधिकारी और ठेकेदारों का विकास हुआ है। उत्तराखंड में कहीं भी विकास दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे सड़कों की बात करें या शिक्षा की, पहाड़ में प्रसव के कारण कई महिलाओं की मौत हुई है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ी मैदान का सवाल सरकार के विधायक ने उठाया था, जो कि एक द्वेष भावना का सवाल है। प्रदेश में बिल्कुल भी मैदानवाद और पहाड़वाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सब भारत के वासी हैं। ये जो जयंती है वो नेताओं की ही है कि यहाँ पर नेताओं का तो विकास हुआ है, यहाँ के अधिकारियों का विकास हुआ है, यहाँ के ठेकेदारों का विकास हुआ है, लेकिन जिस मूलभूत आधार को लेकर उत्तराखंड को राज्य बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था कि अपना उत्तराखंड होगा, मैं कहूँगा डेवलपमेंट इस प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं देता है। आज भी पहाड़ के अंदर जो महिलाएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या बोलते हैं उनकी मृत्यु हो रही है। मतलब अगर प्रसव के दौरान मैं कहूँ एक महिला, कई महिलाएं हमें अक्सर देखने को मिलता है कि प्रसव के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनकी देहरादून पहुँचने से पहले ही या तो उनकी क्या बोलते हैं दम तोड़ देती है और बहुत सारी दिक्कतें करनी होती है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य हाल बिल्कुल पहाड़ों के अंदर खस्ता हाल है। अगर मैं रोजगार की बात करूँ तो लगातार क्या बोलते हैं युवा वहाँ से प्लान होने के लिए मजबूर है। शिक्षा के लिए भी जो है रोजगार जो युवा है लगातार वहाँ से प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड आज अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले 25 वर्षों ने राज्य को बहुत कुछ सिखाया है और आगे का सफर कैसा होगा ये तय करेगी सरकार की नीतियां और आम लोगों की इच्छा शक्ति। ब्यूरो